आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफ़ि कुरैश ईलाफ़िहिम रिह्लतश्शिताइ वस्सैफ़ फ़लियअब्दू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़ लें जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। जी स्लाइड सबको नज़र आ रही है ना जी? जी जी सर, हो रही है। यस सर, नजर आ जी रही सही है सर। हो रही है सर। हो ओके रही सर सही है। जी राइट। ओके। चलें जी, माइक आप लोगों के ऑफ होने जा रहे हैं। आप लोग फिर उधर ग्रुप में ही एज़ यूजुअल हमें सर तो मेरी में है। मैसेज करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे ग्रुप चैट में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ना आपका जो सिलेबस है उसमें ये जो टॉपिक है कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। ये वाला लेसन प्लानिंग ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। आपने शायद सिलेबस देखा होगा अपना, लेकिन इसमें से सवाल आया था पिछली दफ़ा। बड़ी हैरानी की बात है ना। तो इसलिए मैंने फिर इसको वैसे भी अगर ये ना भी सवाल आता फिर भी मैंने ऐड करना था। तो लेसन प्लानिंग चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टीचिंग मेथडोलॉजी का, तो इसलिए हमने इसको लाजमी पढ़ना था। इसकी ना पहले डेफिनेशन समझते हैं। कुछ की टॉपिक्स और भी हैं जो कि आपके सिलेबस में ऐड नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपने वो टर्म्स अपने आंसर में ऊपर जो जितने हमने पहले क्रिएट किए आगे हम क्रिएट करेंगे उसमें लिखनी है हमने वो सारी, ठीक है। जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे ना उसमें बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो हमने आगे यूज़ करनी है, तो वो उस वक्त समझाने के बजाय अभी इस चैप्टर का चूँकि ये पार्ट है तो इसको इधर ही मैं थोड़ी सी एडिशन कर रहा हूँ। दो वर्ड्स हैं लेसन प्लानिंग। लेसन किसको कहते हैं? कोई टॉपिक, कोई कंटेंट, कोई लेक्चर जो टीचर क्लास में पढ़ाने जा रहा है वो लेसन होता है। वो टॉपिक, ठीक है, वो कोई कंटेंट या लेक्चर जो कि टीचर ने क्लास में बच्चों को पढ़ाना है, इसको हम कहते हैं लेसन। अच्छा, अब उस लेसन को किस तरह से पढ़ाना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ यूज़ करनी है, क्वेश्चनिंग या असेसमेंट कैसे करनी है, उसको पहले लिख लेना, उसकी तरतीब पहले बना लेना, ये कहलाती है प्लानिंग। लेसन प्लानिंग क्या होगी? जो क्लास में टीचर ने पढ़ाना है टॉपिक, लेक्चर या कंटेंट, उसकी पढ़ाने से पहले तैयारी, प्रिपरेशन आप करें ना, तैयारी, ठीक है ना। किसी काम को करने से पहले उसके लिए चीज़ें सेट करना, ये प्रिपरेशन होता है। लेसन प्लानिंग लेसन की प्रिपरेशन होती है। लेसन प्लानिंग ये इसमें हम प्लान करते हैं कि हमने लेक्चर के दौरान, टीचिंग के दौरान टॉपिक ऑब्जेक्टिव को कैसे बयान करना है, टॉपिक को कैसे पढ़ाना है, बच्चों से सवाल जवाब कैसे करने हैं, बच्चों को एक्टिविटीज़ कौन कौन सी करवानी है, टाइम कितना हमारे पास है और किस तरह उसको मैनेज करना है, ठीक है ना जी। ये तो इसकी हो गई डेफिनेशन। अब इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं अगली स्लाइड में। बाकी ये कुछ की मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, ये भी हम इंशाल्लाह ताला आज पढ़ेंगे। बड़ा एक सिंपल सा टॉपिक है हमारा आज का और बड़ा इंटरेस्टिंग सा भी है, क्योंकि आप लोगों ने इसको अगर यूज़ नहीं किया तो आपको यूज़ करना पड़ेगा नियर फ्यूचर। अब देखें ना, लेसन प्लानिंग की डेफिनेशन जो मैंने आपको बातें बताई हैं, 4 पॉइंट्स आप याद रख लें। लेसन हम कहते हैं टॉपिक को जो टीचर ने पढ़ाना है, ठीक है, और प्लानिंग उसकी प्रिपरेशन है। उसमें मैंने 4 बातें आपको बतानी है। हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाएगा, ठीक है। विच एक्टिविटीज़ विल बी यूज्ड या विच एक्टिविटीज़ ही वुड इन्वॉल्व इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कौन सी एक्टिविटीज़ वो करवाएगा। नंबर 3, हाउ टू असेस द स्टूडेंट, बच्चों को असेस कैसे करेगा, ठीक है, बच्चों को असेस कैसे करेगा। 4 चीज़ें हो गई, 3 हुई हैं। पहले सबसे पहले समझे व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाएगा, हाउ टू टीच कैसे पढ़ाएगा, कौन सी एक्टिविटीज़ करवाएगा और कैसे बच्चों के नॉलेज को चेक करेगा, असेस कैसे करेगा। 4 पॉइंट्स हैं लेसन प्लान, ये याद कर लें आप। व्हाट टू टीच, हाउ टू असेस, ठीक है, विच एक्टिविटीज़ विल बी इन्वॉल्व। ये 4 चीज़ें आप याद रख लें, यही लेसन प्लानिंग है। लेसन प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस वेयर अ टीचर prepare a detailed plan of what to teach, how to assess in a specific lesson before going into the classroom। क्लासरूम में जाने से पहले वो ये चीज़ें तैयार करता है, प्रिपेयर करता है डिटेल प्लान अपना, ठीक है। लेसन प्लान के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। लेसन प्लान के
5 कंपोनेंट होते हैं, तो उन 5 कंपोनेंट को, या ये बहुत सारी जगहों में मुख्तलिफ हैं, ये 5 E's उनको कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें है इंगेज। इंगेज का मतलब क्या है? बच्चों को लर्निंग के अंदर इन्वॉल्व करना, मोटिवेट करके, वार्म अप के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू। ठीक है, इन्वॉल्व करना बच्चों को। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या होता है? एक्सप्लोर। अब जैसे देखें ना, लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? बताएं जी, ग्रुप में क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव बताते हैं, प्रीवियस नॉलेज जज करते हैं। दो ऑप्शन मैंने दे दिए, शाबाश। ग्रुप में बताएं क्या करते हैं हम जी, शाबाश। ऑब्जेक्टिव बताते हैं या प्रीवियस नॉलेज जज करते हैं? बच्चों बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। हाँ जी, इसमें आ रहा है जी, ऑब्जेक्टिव बताते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, प्रीवियस नॉलेज, हाँ, SLOs, जी जी जी। हम ऑब्जेक्टिव नहीं बताते शुरू में, हम पहले उसके प्रीवियस नॉलेज को जज करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इन आवर लेसन इज़ टू जज या टू चेक द प्रीवियस नॉलेज एंड लिंक इट विद द न्यू नॉलेज। पहले वाले नॉलेज को चेक करना और उसको न्यू टॉपिक के साथ लिंक करना और उन्हीं के ऑब्जेक्टिव बताना, यही तो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले इंगेज करते हैं। इंगेज करने के लिए प्रीवियस नॉलेज देखा जाता है सवाल जवाब के थ्रू। अच्छा, दूसरे नंबर पे आते हैं एक्सप्लोर। इंगेज में हम मोटिवेट करेंगे बच्चे को, वार्म अप करवाएंगे कोई एक्टिविटी। फिर एक एक्सप्लोर में हम प्रीवियस नॉलेज जज करते हैं। इंगेज में उसको इन्वॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आज सुबह नाश्ता किस किस ने किया था? आज आपने वो देखा था जो जहाज़ हमारे उसमें से गुजरा है, हमारे गांव के ऊपर से गुजरा है, शहर के ऊपर से, वो ज़ोरदार आवाज़ें आई थी सुबह किस? अब ये वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट इन द क्लास, उनके अटेंशन को चेक करने के लिए। या कोई ऐसे अनयूजुअल सा क्वेश्चन आप पूछ लेते हैं, तो ये इंगेजमेंट है। फिर एक्सप्लोर, उसके प्रीवियस नॉलेज को, टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज को आप जज करते हैं, ये एक्सप्लोरेशन होती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, तीसरे नंबर पे एक्सप्लेन। अब आप आते हैं टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं तीसरे नंबर पे। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया, फिर आप एलेबोरेट करते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, फिर इवेलुएट करते हैं आप एंड पे। इसमें आप सवाल जवाब पूछते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं। तो इंगेज में बच्चे को वार्म अप करना, प्रिपेयर करना, एक्सप्लोर में प्रीवियस नॉलेज से मुतालिक सवाल करना, एक्सप्लेन में टॉपिक को डिटेल से बताना, और एलेबोरेट में एग्जाम्पल्स को यूज़ करना, इवेलुएट में सवाल जवाब उसकी असेसमेंट करना। अच्छा, इसी तरह 3P अप्रोच भी है लेसन की। ये 4 E's अप्रोच है, ये 3P है। ये जनरल नॉलेज के लिए है सवाल, आपके पेपर में शायद ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी। जनरल नॉलेज के लिए आपको किसी और पेपर में भी ये चीज़ें काम आएंगी। प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। प्रिपरेशन का मतलब लेक्चर को तैयार करना, प्रैक्टिस का मतलब ये है कि उसको क्लास में इम्प्लीमेंट करना, प्रोडक्शन का मतलब ये है कि बच्चों को वो चीज़ समझ आ जाना। ठीक है, टीचर ने तैयारी की, टीचर ने प्रैक्टिस करवाई यानी पढ़ा दिया, और टीचर ने बच्चों के नॉलेज में इजाफा भी कर दिया। तो ये 3 ऐसे कंपोनेंट्स हैं। या आपको रटल लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे जनरल नॉलेज के लिए फिर किसी, जैसे JST का आपका पेपर होता है, ECT का पेपर होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर का, हेड मास्टर, हेडमिस्ट्रेस का, इस तरह के लेक्चर एजुकेशन का, इस तरह के पेपर में ये सवाल आने हैं। इसमें नहीं है, इसमें जो आना है वो ये वाली स्लाइड है, यानी डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। अब लेसन प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? मैंने आज आपको टॉपिक पढ़ाना और मेरी स्लाइड तैयार ना हो, मैं जनाब एक स्लाइड लूँ, आपको सवालों में इंगेज करूँ, फिर गूगल से, GPT से और किसी वेबसाइट से और पुराना डाटा जो है ना वो साथ साथ बनाता रहूँ, तो क्लास मेरी ऑर्गेनाइज होगी? आप लोग अट्रैक्टिव होकर सुनेंगे? आप कहेंगे कि टीचर को पता नहीं दिमाग ख़राब है कि इसको ये नहीं पता था आज मैंने पढ़ाना है और इसका लेक्चर ही तैयार नहीं है, मुझे ऑब्जेक्टिव नहीं पता, मेरी क्लास ऑर्गेनाइज ही ना हो, तो मैं टाइम क्या मैनेज कर पाऊँगा? यकीनन नहीं कर पाऊँगा। क्या मैं कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं, जब मेरी तैयारी नहीं है। मैं उधर से कोई स्लाइड कॉपी करके यहाँ रखूँगा, फिर मुझे खुद ही एक्सप्लेन करना ना आए, कॉन्फिडेंस भी नहीं हो। क्या आप लोग इंगेज होंगे? नहीं भाई, आप लोग बुड़क रहे होंगे कि ये उस्ताद हमारा आज पता नहीं इसको क्या हुआ है। तो भाई, और ठीक है, मेथड, अब कौन से मेथड से पढ़ाना है? कोई समझ ही नहीं आएगी मेथड से। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि भाई मैंने पहले पढ़ा ही नहीं है ना, प्रिपेयर नहीं किया। बच्चों के से सवाल कौन से मैं पूछूं? कोई समझ ही नहीं आएगी। अगर मैं पहले से कर लूं प्लानिंग, तो ये मेरे सारे मसले हल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आज असर के टाइम मैंने आपका लेक्चर मुकम्मल स्लाइड्स होके कर ली थी, और सारी स्लाइड्स को A to Z एक दफ़ा गो थ्रू भी कर लिया था कि इसमें कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले
जब आप लेसन की प्लानिंग करते हैं ना, तो इसमें सबसे पहले आपके पास जो चीज़ आती है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाते हैं। आपने कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है, और बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं इसमें से, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आज का मेरा लेक्चर है कि आपको लेसन प्लान बनाना मैंने सिखाना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो मैं सारा फोकस इसी चीज़ पे ऊपर कर रहा हूँ। अगर आप देखें ना, स्लाइड तो एक ही थी, उस पर मैंने 10 मिनट लगा दिए, ये पिछली स्लाइड पे क्यों लगाए हैं? सिर्फ इसलिए कि आपको बेस बन जाए कि लेसन प्लान होता क्या है। इससे आगे मैं इतना टाइम एक स्लाइड पे नहीं लगाता, ये आप रोज़ाना की मेरी रूटीन आप देखते होंगे, आप भी बतौर टीचर यही काम करते हैं कि बच्चों को उस ट्रैक पे ले आते हैं जो चीज़ उनको पढ़ानी है। और ये कैसे पता चलती है आपको? आपके ऑब्जेक्टिव से पता चलती है कि आज के लेक्चर में हमने बच्चों को सिखाना क्या है। तो लेसन प्लान से एक तो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाते हैं, टीचर को, स्टूडेंट को भी पता चल जाता है, दोनों को क्लियर हो जाते हैं। नंबर 2, अब मैंने कहा कि अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे, हर चीज़ प्लान की हुई है, तो फिर क्या होगा? बच्चों को समझाना आसान हो जाएगा। सर प्रीवियस नॉलेज एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग सेम होते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग में ही प्रीवियस नॉलेज जज किया जाता है, लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी और प्रीवियस नॉलेज की क्वेश्चनिंग में डिफरेंस है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में हम बच्चों को 10 मिनट टाइम देते हैं और सोचते रहते हैं, इसमें हम फौरी 2 4 5 सवाल करके आगे मूव कर जाते हैं। अच्छा, बेटर ऑर्गेनाइजेशन। अब जब मेरा लेसन प्लान है, अब देखें ना मेरी स्लाइड बड़ी सीक्वेंस में आपको मिलेंगी, ये नहीं होगा कि CRQ को पहले पढ़ा हो, डेफिनेशन बाद में पढ़ी हो, एग्जाम्पल नहीं, चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं। जब टीचर लेसन को प्लान करता है तो उसका कंटेंट, उसकी एक्टिविटीज़, उसका टाइम, उसकी टीचिंग स्मूथली चलती है, ठीक है। यूज़ ऑफ टाइम, इफेक्टिव यूज़ ऑफ टाइम है, टीचर को पता है कि मैंने कौन से वक्त में क्या करवाना है, तो टाइम क्या होगा? इफेक्टिवली टीचर यूज़ करेगा। एक्सप्लेन कहते हैं चीज़ों को डिटेल में बताना, एक्सप्लोर कर, एलेबोरेट करते हैं उनकी एग्जांपल्स देना, ये डिफरेंस है मिस तायरा। अच्छा, इफेक्टिव यूज़ ऑफ टाइम भी हो गया कि टाइम हम इफेक्टिवली यूज़ कर लेंगे। बैकवर्ड मेथड हमने यूज़ की 2021 में, HE 2024 में 3 P's पे फोकस किया गया जी। इफेक्टिव यूज़ ऑफ टाइम, इफेक्टिव यूज़ ऑफ टाइम में हम वेस्टेज से बचते हैं, प्रिवेंट करते हैं वेस्टेज ऑफ टाइम। पता है कि कौन सी एक्टिविटी किस टाइम में करानी है, तो क्लास स्मूथली चलेगी। अब जब टीचर ने लेसन प्लान प्रॉपर किया हुआ है, एक्टिविटीज़ सेट की हुई हैं, तो बड़ा कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड होकर पढ़ाएगा, इसको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अगला है स्टूडेंट्स इंगेज। स्टूडेंट इंगेज होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट क्या होते हैं? इंगेज होते हैं इफेक्टिव लेसन प्लानिंग में, ठीक है ना जी। स्टूडेंट क्या होते हैं? इफेक्टिव लेसन प्लानिंग में क्या होते हैं? इंगेज होते हैं। अच्छा, उसके बाद सर ये जवार हुसैन अभी SLO पे आते हैं तो मैं बताता हूँ, अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं, आप स्लाइड पहले ना देखें। स्टूडेंट इंगेजमेंट, अब जब बच्चा इंगेज हो साथ वाले टीचर कॉन्फिडेंस के साथ बड़े इफेक्टिव वे में पढ़ा रहा है, तो बच्चा बड़ा इंगेज होगा, ठीक है। सवाल जवाब कर रहा है, एक्टिविटीज़, डिमॉन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, कुछ भी है तो बच्चा अटेंटिव बैठा है। प्रॉपर मेथड, अब इससे ये भी हमें फ़ायदा हो जाता है कि हम लेसन प्लानिंग के लिए देख लेते हैं ये सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी पता चल जाता है हमें कि किस सब्जेक्ट के लिए, किस एग्जाम्पल के लिए क्या मेथड हमने यूज़ करना है, ठीक है। किस एग्जाम्पल के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा मेथड, कौन सी स्ट्रेटजी हमने जो है ना वो यूज़ करनी है। आगे है असेसमेंट ऑफ द लर्निंग। हमें ये पता होगा कि हमने सवाल कौन से करने, ये लिखे हुए हैं सारी चीज़ें टीचर के पास पहले से, टीचर वही सब क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। अचीवमेंट ऑफ द लर्निंग आउटकम्स, प्रॉपर लेसन प्लानिंग से आपके लर्निंग आउटकम्स प्रॉपर वे में अचीव हो जाते हैं। सर ये थी इम्पोर्टेंस लेसन प्लानिंग की। अब हमारा जो स्टीडा है, सिंध टीचर एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्टेडा ने 6 स्टेप्स बताए हैं लेसन प्लानिंग के। कितने स्टेप्स हैं सर? 6 स्टेप्स बताए हैं। स्टीडा के जो लाइसेंस गाइड है, टीचर ट्रेनिंग गाइड है, उसमें भी यही 6 लिखे हुए हैं, और कॉमनली आपके सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट में, चूँकि इस वक्त स्टेडा मेन अथॉरिटी है आपकी, तो ये यूज़ होते हैं, ठीक है। इनमें सबसे पहले है रिव्यू, वार्म अप या मोटिवेशन, दूसरे नंबर पे इंट्रोडक्शन, ठीक है, तीसरे नंबर पे प्रेजेंटेशन, चौथे नंबर पे प्रैक्टिस, पाँचवें नंबर पे असेसमेंट, और छठे नंबर पे आता है एप्लीकेशन। 6 ये स्टेप्स हैं, ठीक हो गया।
नहीं, हमारी तरफ से तो किसी का माइक नहीं ऑन, और किसी के घर की आवाज़ें यहाँ तो नहीं आ रही। आपको गलत फहमी हो रही है, सबके माइक ऑफ हैं। आप लेक्चर ही सुने। सर लेट हो गए हैं आप, थोड़ा टाइमली सवाल किया करें ना। अब 2 स्लाइड हम आगे पहुंच जाते हैं। अब आप अभी पूछ रहे हैं आके कि जी मैं कॉन्फिडेंस ऑफ द टीचर को रिपीट करूं, तो सवाल काइंडली टाइमली किया करें। 4 स्लाइड आगे जाके पीछे जाना थोड़ा सा टीचर के लिए मुश्किल होता है। इसको बाद में देखते हैं आपके क्वेश्चन को। रिव्यू, वार्म अप एंड मोटिवेशन, या चलें सुन लें जवाब आप। टीचर का कॉन्फिडेंस है ना, जब टीचर की तैयारी होगी तो वो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाएगा। अब उसकी तैयारी नहीं है तो वो परेशान होगा कि कौन सा मेथड यूज़ करूँ, कौन सी एग्जांपल यूज़ करूँ, ठीक है, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करूँ, उसको इस परेशानी में लगा रहेगा। स्टीडा की बात हम कर रहे थे कि 6 सर हमारे मेन स्टेप होते हैं लेसन प्लानिंग के। रिव्यू, वार्म अप या मोटिवेशन, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, असेसमेंट एंड एप्लीकेशन। ये बड़े आसान है, इनको बड़ी आसानी से हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इनको तवज्जो से एक दफ़ा सुन लें, क्योंकि आपसे ये डेफिनेशन शायद नहीं पूछी जाएंगी। आपको ये कहा जाएगा ये टॉपिक है, इस पे लेसन प्लान ये 2 स्टेप बना के दिखाएं, ये सवाल होगा। ये रटा ना लगाइएगा कि इसका जनाबे वाला सवाल क्या होगा, ठीक है। व्हाट टू टीच, सर ये क्या सवाल है? व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच, कौन सी एक्टिविटीज़ करवाएंगे, ये सवाल मैंने यह बताया था कि विच एक्टिविटीज़ टू बी यूज्ड। रिव्यू, वार्म अप, मोटिवेशन, अच्छा इसकी हम बात कर रहे थे। रिव्यू, वार्म अप या मोटिवेशन किसको कहते हैं? रिव्यू, वार्म अप या मोटिवेशन कहते हैं सबसे पहले रिव्यू। अब इसमें ना पहले स्टेप में उन्होंने 3 चीज़ें दे दी हैं, 3 चीज़ें दे दी हैं। रिव्यू, प्रीवियस नॉलेज को देखना। वार्म अप, वो मैंने कहा कि क्लैपिंग करवा देना, सिट स्टैंड करवा देना, या कोई अनयूजुअल क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना जी। मोटिवेशन बच्चों को आज हम पढ़ेंगे, ये बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, इससे आपको ये फ़ायदा, ये पेपर में भी बड़ा आता है। हाँ, जो याद कर लेगा उसको पेपर में आसानी होगी। आज समझ लोगे तो आगे घर जाके याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। दैट इज़ मोटिवेशन। रिव्यू कहते हैं प्रीवियस नॉलेज को देखना। रिव्यू क्या कहते हैं? प्रीवियस नॉलेज को देखना, ये रिव्यू होता है। वार्म अप किसको कहते हैं? न्यू लर्निंग के लिए बच्चे को मेंटली तैयार करना, फिज़िकली तैयार। अब बच्चे को नींद आ रही है, 4-5 लेक्चर वो ले चुका है, गर्मी है, तो आप उसको क्या करते हैं? वार्म अप करते हैं। वार्म अप से क्या मुराद है? आप सीट स्टैंड करा सकते हैं, क्लैपिंग करा सकते हैं, 2-3 सेकंड के लिए आइज़ क्लोज करवा सकते हैं, ठीक हो गया ना जी। खड़े होकर दूसरे बच्चे से हैंड शेक करवा सकते हैं, बॉल थ्रोइंग करवा सकते हैं, या कोई जनरल इस तरह का कोई अनयूजुअल थोड़ा सा क्यूरियोसिटी वाला, तजस्सुस वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने उस दिन आपसे पूछा था कि गन्ने का फूल किस किस ने देखा हुआ है? सारे हैरान हो जाएंगे, गन्ने का फूल कहाँ होता है भाई? तो होता है। तो वार्म अप इस तरह की एक्टिविटीज़ को कहते हैं जिसमें बच्चा मेंटली प्रिपेयर होता है। एंड मोटिवेशन क्या किसको कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं कि मोटिवेशन एक इनर फोर्स होती है जो हमें किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी देती है, ठीक है ना जी। आप वो ऐसी बात कर देते हैं कि जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आना है, तो इसके लिए फिर क्या करते हैं? सर जैसे आपने पहले सेंड किए थे रिकॉर्डेड लेक्चर, क्योंकि अभी नेटवर्क वो सर रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं आपको ना, वो मिल जाएंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको ग्रुप में हम भेज देते होते हैं। अच्छा, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, ठीक है। डायग्नोस्टिक भी जो रिव्यू है ना, इसको डायग्नोस्टिक भी आप बोल सकते हैं, डायग्नोसिस बोल सकते हैं। डायग्नोज करना बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को। वार्म अप में एक्टिविटीज़ करवाना, ठीक है ना जी। ब्रेन स्टॉर्मिंग भी वार्म अप में आ सकती है। मोटिवेशन, अच्छा ये 3 स्टेप जब हो जाते हैं, बच्चे का प्रीवियस नॉलेज जज हो गया, बच्चे को मेंटली हमने प्रिपेयर कर लिया न्यू लर्निंग के लिए, और बच्चे के अंदर इंटरेस्ट और कनेक्शन डेवलप कर लिया मोटिवेशन के थ्रू। अब हम अगला काम क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से मुराद ये न्यू टॉपिक को आप क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। न्यू टॉपिक के बारे में, न्यू टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो। ये हमारा टॉपिक है, इसकी ये सब टाइप्स हैं, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका पर्पस ये होगा, इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। बच्चों को क्लियरली इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा शॉर्ट वे में। न्यू टॉपिक का टाइटल बताया जाएगा, ठीक है, कि ये हम पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं और इनका यूज़ यहाँ पे है। ये इंट्रोडक्शन सिंपल सा 2-4-5 लाइनों में टॉपिक का दे देना, ताकि बच्चा जो है ना वो प्रीवियस नॉलेज को न्यू टॉपिक के साथ लिंक कर ले, ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, यस, इंट्रोडक्शन में अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक होती है। अच्छा, आवाज़ आ रही है सबको? कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज़ मेरी ब्रेक हो रही है। जी आवाज़ का बता दें प्लीज़, ठीक है।
अच्छा अच्छा, आगे देखें, प्रेजेंटेशन है। अब जैसे मैंने आज क्या किया, आपको हाल वाल पूछा, सलाम किया, हाल वाल पूछा, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। फिर मैंने बताया कि आप लोगों को मोटिवेट किया भाई कि ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आना है पेपर में, तो यकीनन आप लोगों ने तवज्जो से ये बात। फिर मैंने इंट्रोडक्शन किया, एक स्लाइड पे रुका मैं, सिर्फ एक स्लाइड के ऊपर, टॉपिक वाली स्लाइड पे, यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे रुका हूँ, इधर ही मैंने एक्सप्लेन किया इसको 2-3-4 मिनट के लिए। फिर मैं इस स्लाइड पे आया हूँ, प्रेजेंटेशन मैंने बाद में स्टार्ट की है, ठीक है। पहले मैं रुका रहा हूँ कहाँ पे, इंट्रोडक्शन पे। अब प्रेजेंटेशन में आप सारी अपनी एनर्जीज यूज़ करते हैं और टॉपिक को एग्जांपल्स के साथ, एड्स के साथ, स्टेप बाय स्टेप आसान अल्फाज के साथ जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं ताकि बच्चा बात समझ जाए। ये है प्रेजेंटेशन, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। फिर आती है जी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहते हैं एक्टिविटीज़ बच्चों से करवाना, स्टूडेंट प्रैक्टिस करेंगे। अब आपने पढ़ा लिया, वही टास्क बच्चों को दे दें, ग्रुप वर्क दे सकते हैं, डिस्कशन दे सकते हैं, आप कोई रोल प्ले, कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं, क्वेश्चन आंसर, कोई भी एक्टिविटी, कोई एक्सरसाइज, कोई एक्टिविटी बच्चों को इंडिविजुअली या ग्रुप में देंगे। और जो बच्चे सही जवाब देंगे आप उनको अप्रिशिएट करेंगे, रीइंफोर्स करेंगे, उनकी तारीफ़ करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद आएगा जी असेसमेंट, ठीक है। अब असेसमेंट क्या होती है? असेसमेंट कहते हैं सवाल जवाब को। सवाल जवाब आपने करने हैं यहाँ पे। अच्छा, कौन सी असेसमेंट का जिक्र हो रहा है? शाबाश, यहाँ पे सवाल समझे ना, रीडिंग करें। द टीचर चेक्स द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। हाँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन सी होती है भाई? एंड लर्निंग गैप्स कौन सी होगी? फॉर्मेटिव, सबमेटिव, डायग्नोस्टिक। शाबाश, लर्निंग गैप्स मालूम करने के लिए ड्यूरिंग टीचिंग कौन सी करेंगे भाई? बोलो 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 बोलो, शाबाश। हाँ, आ रहे हैं जवाब, ठा ठा करके आ रहे हैं। फॉर्मेटिव, यस, शाबाश भाई, फॉर्मेटिव है भाई। ड्यूरिंग लर्निंग और ये अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर्मेटिव होती है। लर्निंग गैप्स को चेक करने के लिए क्या लर्निंग गैप कहते हैं? टीचर जो पढ़ा रहा है और बच्चे जो समझ रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस है, गैप कहाँ पे, क्या मतलब जो टीचर जैसे पढ़ा रहा है क्या बच्चे वैसे समझ रहे हैं या उनको नहीं समझ आ रही, ये होती है अंडरस्टैंडिंग को चेक करना, ये लर्निंग गैप को ये टीचर कर लेगा ड्यूरिंग टीचिंग। और एंड पे आते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहते हैं कि अच्छा हमारा इसका रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल है। फोटोसिंथेसिस से हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस का हमारा रोज़मर्रा। अच्छा, एडिशन को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, डिवीज़न को हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नहीं, फीडबैक सारी समथिंग डिफरेंट। असेसमेंट जो है ना, असेसमेंट में फीडबैक आता है, वो असेसमेंट में ही हम देते हैं। ये थोड़ा सा नोट कीजिएगा कि जो फीडबैक हम देंगे वो असेसमेंट में ही। असेसमेंट के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक तो सवाल बनाना, फिर सवाल करना और सवाल के बाद उसका फीडबैक देना। ये तीनों चीज़ें असेसमेंट का पार्ट हो जाती हैं फिर यहाँ पे, ठीक है। एप्लीकेशन की बात कर रहे थे कि रियल लाइफ एग्जाम्पल बच्चों से ढूंढना कि बताओ भाई इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है। सर आप थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, अभी हम टाइम पे गए नहीं, आप थोड़ा सा एडवांस अगली स्लाइड में हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको टाइम डिवीज़न देखते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन में हमने बच्चों की रियल लाइफ एग्जांपल्स देखनी है कि बच्चे क्या इसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एंड पे अगर असेसमेंट होगी तो वो बिल्कुल एंड पे जाके तो वो वाली सबमेटिव होती है। होपफुली आपको पाँचों के पाँचों स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। और आपको मैंने 3 लेसन प्लान के सैम्पल भेजे हैं, एक इस नोट्स में है, 2 अलग से मैंने भेजे हुए हैं, वो आपने प्रैक्टिस करने हैं। और आप कल मुझे सारे लोग जो है ना, कल आपका चूँकि ऑफ है तो सारे लोग एक एक लेसन प्लान बना के देंगे मुझे, ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप में भेजेंगे, डिस्कशन ग्रुप में भेजेंगे, डिस्कशन ग्रुप में उधर आप भेजेंगे। तो वो अभी चूँकि एवेलुएशन हमारी चल रही है, इंशाल्लाह ताला कल तक मैं होपफुली सबको रिस्पांस, आज मैंने काफ़ी सारे लोगों को रिस्पांस दे दिया है, जिनको नहीं मिला इंशाल्लाह ताला कल तक मिल जाएगा। थोड़ा सा हौसला करना है आपने, क्योंकि वजह यह है कि साफ ज़ाहिर है कि मैं रोज़ाना 2 घंटे मैक्सिमम दे पाता हूँ असेसमेंट को, तो उसमें मैं 2 से 3 मिनट 4 मिनट एक बंदे को के सवाल रीड करने पे, उसकी मिस्टेक निकालने पे, फिर उसको फीडबैक देने पे मुझे लगते हैं, तो टाइम 5-10 मिनट लग जाते हैं एक स्टूडेंट के लिए हमें, ठीक है। इससे कम ज़्यादा भी कभी लगते हैं, तो इसलिए फिर थोड़ा सा वेट करें, हम इंशाल्लाह ताला आपको कल तक उसमें फ़ीडबैक दे देंगे। अब मिसाल के तौर पर ये 5वीं क्लास है, ठीक है, मैथ का सब्जेक्ट है, एडिशन हमने पढ़ानी है, 30 हमारे बच्चे हैं, 40 मिनट का सपोज करें हमारे पास टाइम है, तो लेसन प्लान हमने करना है इसके लिए। ऐसे ही सवाल आएगा कि यू आर सपोज टू टीच अ क्लास 7th, ठीक है, सब्जेक्ट साइंस एंड टॉपिक एट्सेट्रा, कोई भी हो सकता है XYZ,
तो इसके लिए आप जो है ना वो हमें बताएं कि आप ऑब्जेक्टिव कौन से बनाएंगे और इसमें असेसमेंट कैसे करेंगे। 2 स्टेप पूछे जाएंगे या एक पूछा जाएगा। पूरा लेसन प्लान बनाने का आपको पेपर में नहीं कहा जाएगा, ये याद रख लें, लेकिन आपने कल बना के देना है मुझे, पेज के ऊपर लिख के उसकी फ़ोटो बना के आप डिस्कशन ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव जब भी आपने लिखने हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स या SLO स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, आप ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बजाय बेहतर है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स लिख दें, SLOs। यहाँ पे ये जुमला साथ लाजमी लिखा जाता है, बाय द एंड ऑफ द क्लास द स्टूडेंट विल बी एबल टू। इस क्लास के बाद स्टूडेंट जो है ना वो इस काबिल हो जाएंगे कि ये हर एक लेसन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मिसाल के तौर पर एडिशन थी हमारी, जमा करना, कि 2 डिजिट एडिशन, 2 डिजिट एडिशन से मुराद क्या है, 11 जमा 13, अब ये 2 डिजिट है, ठीक है, इसको जमा करना। 2 डिजिट एडिशन बच्चे रिकॉल करेंगे जो पहले उन्होंने की हुई है, जो पहले की हुई है, इसकी बेस पे फिर बच्चे 3 डिजिट एडिशन पे आएंगे, 111 जमा 113, अब ये 3 डिजिट एडिशन हो जाएगी, ठीक है। आप देखें इसमें 3 हिंसी एडिशन है ये। तो अब ये 3 डिजिट, ये पहला हो गया कि रिकॉल द बेसिक एडिशन, फिर है परफॉर्म एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर विद एंड विदाउट कैरिंग, हासिल के साथ और बगैर हासिल। अब ये बगैर कैरी के साथ है, बगैर कैरी के है, 3 और 1 4 और ये 2 और ये 2। अब अगर इसको मैं यूँ लिखूँ 167 जमा, ठीक है, 298, अब इसमें कैरी होगा, हमें हासिल लेना पड़ेगा यहाँ से, तो विद एंड विदाउट कैरी। और दूसरा ये कि तीसरा उसका ऑब्जेक्टिव क्या, रियल लाइफ में इसको कहाँ कहाँ पे आपने यूज़ करना है एडिशन को। तो 3 ऑब्जेक्टिव हर बंदे ने, अगर आप पूछता है एग्जामिनर आपसे ऑब्जेक्टिव लिखें, 3 ऑब्जेक्टिव मिनिमम लिखने हैं, 1-2 नहीं, 3 ऑब्जेक्टिव मिनिमम लिखने हैं। सोचना है फोटोसिंथेसिस आज यही टॉपिक होंगे, 5-6 बड़े फेमस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फोटोसिंथेसिस, इवेपोरेशन, वाटर साइकिल, ठीक है ना जी, यही ऑब्जेक्टिव होंगे, यही टॉपिक्स होंगे। अब इस पे आपने सोचना है, ठीक है। तो ये मिसाल के तौर पर वाटर कंजर्वेशन, पानी को सेव करना, वाई वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ठीक है, हम पानी हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है, पानी को सेव करने के तरीके कौन कौन से हैं, पानी को सेव करने के फ़वाइद कौन से होंगे। अब ये 3 ऑब्जेक्टिव बड़े सादा से हैं, बना लें आपने। ये लाजमी नहीं है कि इसके ऑब्जेक्टिव फ़िक्स होते हैं, ये लाजमी नहीं है कि एक बंदे ने ये 3 लिखे तो वही वाले ही सब लिखेंगे, नहीं, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन अगर है तो कोई मसला नहीं होता इसमें, ठीक है। सबसे पहले आप इस तरह का टेबल बना लेंगे, अगर पूरा सैम्पल बना रहे हैं तो। अगर ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे SLOs बाय द एंड ऑफ द क्लास, इस क्लास के बाद बच्चे इस काबिल हो सकेंगे कि वो 2 डिजिट को रिकॉल करें, 3 डिजिट एडिशन कर सकें और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी देख सकें या रियल वर्ल्ड में इसको अप्लाई कर सकें, ठीक है। सर जिसको क्वेश्चन नहीं आ रहे वो कैसे इफ़ेक्टिव से एक प्रॉपर वे में CRQs बनाया जिसकी इंग्लिश भी वीक हो। सर वो मैं आपको अब देखें ना, ये पढ़ा रहा हूँ मैं आपको अभी लेसन प्लानिंग, तो इस पे इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में बात करेंगे। ब्लूम टेक्सोनोमी में हम वर्ड यूज़ करते हैं लेसन प्लान में, एक्सप्लेन द वाटर साइकिल। सर ब्लूम टेक्सोनोमी में हम ऑब्जेक्टिव में, पता नहीं आपके सवाल की मुझे नहीं समझ आई, क्या पूछा आपने। अच्छा सर स्ट्रेटजी मेथड इंटरचेंज करके यूज़ करते हैं काइंडली। सर ये सवाल का टाइम नहीं है, माजरत, आप टॉपिक से मुतल्लिक सवाल पूछेंगे तो जवाब मिलेगा। अब साफ ज़ाहिर है पहले लेक्चर वाले सवाल आप आज पूछने लग जाएं तो नहीं बता सकता मैं, टाइम ज़ाया होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्निंग को के दरमियान होती है, ठीक है, बिल्कुल दरमियान में होती है। सर पिछले एक भी लाइव नहीं हो सका, एक दिन रिवीजन रखें। रिवीजन हमारी हर 3 दिन के बाद हो रही है, अब कल फिर ऑफ होगा, ठीक हो गया। ऑब्जेक्टिव तक क्लियर है भाई, किसी को कन्फ्यूजन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव तक क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम। जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं पूरे सब इसके चैप्टर के ऑब्जेक्टिव, एक टॉपिक के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। ये क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल पूरा एक चैप्टर है ना, एक किताब के 5 चैप्टर हैं, एक चैप्टर के जितने ऑब्जेक्टिव हैं वो जनरल हैं, लेकिन एक टॉपिक के जो होंगे वो स्पेसिफिक होंगे। अच्छा आगे चलते हैं जी, सबको क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। SLO स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स होता है, ऑब्जेक्टिव्स नहीं होता सर। एप्लीकेशन यस यूज़ ऑफ टॉपिक है। अच्छा आगे देखें जी, आगे चलते हैं। अब हमने उनको क्या करना है, रिव्यू, वार्म अप, वो जो 3 काम हमने पहले स्टेप में करने हैं 5 मिनट के अंदर। अब टाइम देख लें, यहाँ पे टाइम आपने डिवाइड करना है,
ये जो टाइम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ना 5 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, अगर आ जाता है 30 मिनट, आपने यही रेशो इसकी निकाल लेनी है। ठीक है ना जी, 4 मिनट 4 मिनट 8 मिनट 8 मिनट 4 मिनट 4 मिनट इस तरह करके। ठीक है, अगर 30 मिनट टाइम हो, फ़र्ज़ करें वो कहता है कि 30 मिनट टाइम है, यूजुअली आपने 40 मिनट का यही वाला फार्मूला यूज़ करना है। अगर वो टाइम आपसे नहीं कहता तो अब वो मैंने बताया आपको कि आपसे ये नहीं पूछेगा कि सारा लेसन प्लान बना के दो, वो आपको कहेगा कि इंट्रोडक्शन लिखो इसका, वो आपको कहेगा प्रेजेंटेशन लिखो इसकी, टाइम भी बताओ। ठीक है ना जी, वो आपसे कहेगा इसकी प्रैक्टिस लिखो, प्रैक्टिस में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराओगे वो लिखो, टाइम भी साथ आपने लिखना है। ठीक है भाई, टाइम आपने लाजमी मेंशन करना है, 10 मिनट्स 5 मिनट्स जितना भी होगा। ओके, अब देखें सबसे पहले रिव्यू वार्म अप या मोटिवेशन। तो इसमें टीचर रिव्यू करता है प्रीवियस नॉलेज को, वो जो पहले प्रीवियस नॉलेज है बच्चे का, कोई एक्टिविटी कराता है, ये वार्म अप के लिए टीचर हाइड सम ऑब्जेक्टिव, कोई चीज़ हाइड करके। ठीक है ना जी, एक स्टूडेंट उनको फाइंड आउट करता है, तो इस तरह से स्टूडेंट टीचर को मोटिवेट कर देता है, हाँ जी ये बच्चे बड़े अच्छे हैं, आप लोग बड़े हर दफ़ा मुझे जो है ना मेरा दिल जीत लेते हो। ठीक है, मैं बड़ा खुश होता हूँ आप लोगों की क्लास में जब आ जाऊँ, दैट इज़ मोटिवेशन। तो ये भी आप जुमले ऐड कर सकते हैं। ये 5 मिनट में करना है आपने तीनों काम। 2-3 मिनट में सवाल पूछ लिए, 1 मिनट 2-1.5 मिनट में कोई एक्टिविटी करवा ली इस तरह, या कोई और इस तरह की चीज़ें करा ली। ठीक है, आंखें बंद कर लें, सिट स्टैंड 2 दफ़ा कर लें, ये सारे वार्म अप हैं। और 1-2 मिनट में, आधे मिनट में आपने 2-4 जुमले ऐसे बोलने कि बच्चों को एनर्जी मिल जाए। बच्चों क्या मिल जाए? सर कहते हैं कि SLO बनाने के वक्त ब्लूम टैक्सोनॉमी के एक्शन वर्ड इस्तेमाल करने चाहिए। हाँ कर सकते हैं आप। दूसरे नंबर पे इंट्रोडक्शन। अब बच्चे, अब टीचर आस्क प्रोवोकिंग क्वेश्चन। ठीक है ना जी, अब ये इंट्रोडक्शन में भी हमने क्वेश्चनिंग के थ्रू बच्चों को लिंक करना है। इफ़ अली हैज़, अच्छा जी अली के पास 4 सेब हैं, सारा उसे 3 दे देती है, अब अली के पास कितने हो गए? 7 हो गए। अच्छा, कैन वी ऑलवेज यूज़ एडिशन टू फाइंड द टोटल, क्या हमें किसी चीज़ का टोटल करने के लिए जमा ही करना पड़ता है? बच्चे जो भी उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो जवाब दे देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे हमने क्विकली सवाल 1-2 करके ताकि लिंक कर रहे हैं हम। तो फिर टीचर ने टॉपिक अनाउंस कर दिया, बेटा आज हम जो है ना एडिशन ऑफ नंबर कर रहे हैं, 2 डिजिट 1 डिजिट 3 डिजिट 4, कोई भी जो भी टॉपिक है आपका वो कर रहे हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे आप छोटी छोटी एग्जांपल्स करवाओगे, छोटी छोटी स्टेप वाइज जो है ना ये एडिशन को कैरी कैसे लेते हैं, 2 डिजिट को कैसे ऐड करते हैं, 3 डिजिट को कैसे करते हैं, कैरी के साथ क्या, विदाउट कैरी कैसे, सारे टॉपिक को आप स्टेप वाइज जैसे हम पढ़ाते हैं क्लास में वो सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आएगी। इसके 4-5 आपने सेंटेंसेस लिख देने। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद देखें आगे आता है जी प्रैक्टिस। अब ये 10 मिनट की है प्रेजेंटेशन और 10 मिनट की है प्रैक्टिस, यानी 10 मिनट पढ़ाना है और 10 मिनट आपने एक्टिविटीज़ करवानी है। मिनिमम 2 एक्टिविटीज़, अगर सवाल आता है तो सोच समझ के 2 एक्टिविटी, 3 ऑब्जेक्टिव मैंने कहा है, 2 मिनिमम एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस में आगे आपने लिखनी है। टीचर राइट सम ऑन द बोर्ड, स्टूडेंट सॉल्व इंडिविजुअल, ये भी एक एक्टिविटी है। एडिशन रेस, 2 ग्रुप बना लिए, 5-5 सवाल दे दिए, कौन सबसे पहले करता है, ये भी एक एक्टिविटी है। अपनी सोच समझ के मुताबिक कि आपने एडिशन पढ़ानी है, कौन सी एक्टिविटीज़ आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं, लाजमी मेरे वाल नहीं लिखनी। ठीक हो गया भाई? अच्छा, ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीव एट द एंड ऑफ द क्लास। यस, लेसन प्लान में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? सारी ये 5-6 की 6 इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, जनरल और ये स्पेसिफिक तो हो गया सर। लेसन प्लान में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट? लेसन प्लान सर सारा इंपॉर्टेंट होता है। अब आ गई असेसमेंट की बारी। असेसमेंट में भी आपने अपने टॉपिक से मुतालिक 2 क्वेश्चन लाजमी, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है तो लिखने हैं, 2 क्वेश्चन मिनिमम लिखने हैं, 2 क्वेश्चन मिनिमम लिखने हैं। 3 लिख लें तो बड़ी अच्छी बात है, 4 लिख लें तो और अच्छी बात है। टीचर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग औरल या रिटन टेस्ट से, दोनों से कर सकता है, ज़बानी या लिखा के। ठीक है, कोई ग्रुप कंपटीशन करवा सकता है। फिर वो यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स आपने मज़ीद भी नोट करने कि वो लिखवाएगा, चेक भी करेगा, मॉनिटर करेगा, और दूसरा उनको फीडबैक भी देगा कि किसकी गलती है, किसकी चीज़ें ठीक है। ठीक हो गया ना जी? अब ये असेसमेंट 5 मिनट के अंदर कोई एक्टिविटी करा के कर ली। अब एंड पे आते हैं एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू स्टेटा। एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं सर? शायद कुछ और पढ़ा रहे हैं और मैं, अच्छा यार ये लोग, आप लोग जो है ना, मतलब
और ही टॉपिक आप लोग आपस में बहस करें तो क्या समझ आ रही होगी। फिर अभी 2 मिनट बाद आप कहेंगे कि जी असेसमेंट को रिपीट करें। ये जो वर्चुअल एकेडमी के स्टूडेंट है ना, प्लीज़ अपनी डिस्कशन को टू द पॉइंट रखें यार। अब मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, आप लोगों को पता नहीं और कहानियाँ आप लोगों ने ग्रुप में छेड़ी हुई हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। थोड़ा सा अपने आप को ना प्रोफेशनल वे में लिया करें। अब हर वक्त ये घंटे के लिए चैट ओपन होती है, आप मेरे से सवाल करें, एक दूसरे के साथ आप लोग गप्पे लगाना शुरू कर देते हैं, लंबे लंबे मैसेज, इस तरह ना करें प्लीज़। अब मैं साफ ज़रा मुझे मोबाइल देखना होता है कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन ना आया हो, और अल्लाह खैर करे माशाल्लाह आप लोग जो क्वेश्चन के बजाय आपस में एक दूसरे से कहानियाँ सुना रहे हैं, तो आप लोग एक दूसरे के नंबर ले लें, बाद में हाल वाल बांट लिया करें यार। हैं अल्लाह के बंदो, अपना टाइम भी ज़ाया करते हो, मुझे भी डिस्टर्ब करते हो, हैं को है फ़ायदा। अच्छा, एप्लीकेशन की हम बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन कहते हैं कि लेसन को जो टॉपिक हमने पढ़ा इसको कहाँ कहाँ पे हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, ये उसकी एप्लीकेशन। एडिशन को हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, ये उसकी एप्लीकेशन है। सर ये बड़ा सादा सा लेक्चर था आज का हमारा, बड़ा सिंपल सा लेक्चर था, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल से हमारे स्टेप्स हैं। आपने इन स्टेप्स को सिंपली क्या करना है, फॉलो कर लेना, इनको समझ लें। इसके लिए मैंने क्या कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको 2 लेसन प्लान के फॉर्मेट और भी भेज दिए हैं, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं। ये दोनों ग्रुप्स के अंदर ये PDF भी भेजी जा चुकी है, एक साइंस का है, ठीक है, और एक जो है दोनों साइंस के, एक सोशल स्टडीज़ का है। तो ये 2 टॉपिक्स मैंने आपको भेज दिए हैं। प्लीज़ आप लोग इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, और जो आपको मैंने आज लेसन प्लान का एक स्केच बनाने का कहना है, तो ये आपने जो है ना वो मुझे जो है ना वो फिर बना के डिस्कशन ग्रुप में भेज देंगे। कोई प्रॉब्लम किसी स्टेप में है तो आप पूछ सकते हैं अभी प्लीज़ जी, कोई प्रॉब्लम किसी स्टेप में अभी पूछ सकते हैं। ये आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ये आपने ख़ुद पढ़ने हैं दोनों, ठीक है। हाँ, क्या हम रिवाइज़ कर सकते हैं? यस, अगर आपको लगता है कि ड्यूरिंग टीचिंग आपका जो लेसन है वो इफ़ेक्टिव नहीं रहा, तो आप इसको रिवाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। सब सब्जेक्ट साथ हों आउटलाइन में जी। कोई और प्रॉब्लम किसी को, फिर आगे चलते हैं जी। सर लेसन प्लान टीचर के लिए होता है फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। सर मैंने कंप्लीट लेसन प्लान का कोई 1 या 2 पार्ट का पूछेगा। हाँ जी, आपसे 1 या 2 पार्ट मैंने बताया है, आपसे मैक्सिमम 2 पार्ट्स का पूछेगा, मैक्सिमम। आमतौर पर 1 ही का पूछेगा, लेकिन अगर वो पूछेगा तो 2 का पूछ सकता है। पूरा लेसन प्लान आपको बनाने का नहीं कहा जाएगा। ये आपका एक CRQ है, बल्कि आपने पता क्या करना है, आज यही आपकी असाइनमेंट है। आपने जो है ना, ये एक टॉपिक है, डिज़ाइन द लेसन प्लान इंक्लूडिंग दीज स्टेप्स ओनली, इंट्रोडक्शन एंड प्रेजेंटेशन। नाउन ग्रेड 5 में आपने इंग्लिश का टॉपिक है नाउन, ये पढ़ाना है। उसके लिए आपने लेसन प्लान बना, आप लोग यही स्केच मुझे बना के देंगे, या बल्कि इसको मैं चेंज, ये नाउन है ना, ठीक है, यहाँ पे आप यूज़ कर लें वर्ब, ये नाउन वाला तो आप लोग जब देखेंगे तो नकल लग जाएगी। यही आज की आपकी असाइनमेंट है, आपने इसको कर लें वर्ब, डिज़ाइन द लेसन प्लान, ये वर्ब करके आप इसके ऊपर जो है ना मुझे आज स्केच बना के देंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया भाई। अब ये कुछ और CRQs हैं, ये भी आप एक्टिव और पैसिव लर्निंग के हवाले से हैं, ये भी हम देखते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग ये हमने दूसरी स्लाइड में देख लिया है। ये कुछ ना मिसलीनियस टॉपिक्स हैं सर, जैसे कायदे आज़म। सर इस पे बताएं एप्लीकेशन में क्या लिखेंगे, कायदे आज़म का क्या रोल था पाकिस्तान के डेवलपमेंट में, ठीक है। कायदे आज़म ने कौन कौन से ख्वाब देखे और कहाँ कहाँ पे उन पे इम्प्लीमेंटेशन हुई है, ठीक है। तो ये आप यूँ लिख सकते हैं। सर रिव्यू को कोई गेस्चर, यस जेस्चर्स आप यूज़ कर सकते हैं, यस कर सकते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर रिव्यू में नहीं, मोटिवेशन में जेस्चर यूज़ करते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी यूज़ क्यों में होगी ये ऑब्जेक्टिव में, पता नहीं सर ये आपका सवाल क्या है। सर SLO तो टीचर अपने माइंड में रखता है ना, वो भी स्टूडेंट को यस टू SLO लिखे जाते हैं बोर्ड के ऊपर भी, लेसन प्लान में भी सर अपने माइंड में होंगे साथ लिखे भी जाएंगे। सर SLO तो अच्छा, और कोई सवाल क्या ऑब्जेक्टिव में 6 लेवल ऑफ कॉग्निटिव, यस ये आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका अगर पेपर इसी पेज पे बनना है तो आप कर सकते हैं। टीचिंग मेथड को ख़ास बनाने के लिए कौन सी चीज़ें, सर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, क्वेश्चन आंसर होने चाहिए।
सर एक्टिविटीज़ साइंस या सोशल स्टूडेंट में कौन सी हो सकती हैं? ग्रुप वर्क है, डिस्कशन है, पेयर वर्क है, रोल प्ले है, प्रोजेक्ट मेथड है, ठीक है, ये कोऑपरेटिव लर्निंग है, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। सर लेसन प्लानिंग में चीज़ें हैं, उनके टोटल कितने नेम्स हैं? हम प्रायर नॉलेज, न्यू नॉलेज, अप्लाइंग, ये इस तरह के कोई नाम तो हम नहीं गिन सकते कि कितने हैं। आप ये टर्म्स हैं, आप यूज़ करें रिव्यू के लिए। प्रीवियस नॉलेज, आप रिव्यू को प्रीवियस नॉलेज कहते हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़ और सर कैन वी डिवाइड द टाइम अकॉर्डिंग, यस, टाइम आप अपने स्टाइल के मुताबिक नहीं, इसका टाइम ये फ़िक्स है। मिसाल के तौर पर आप इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, आपने प्रेजेंटेशन और प्रैक्टिस पे टाइम ज़्यादा देना है। आप अपनी मर्ज़ी से इस टाइम को चेंज नहीं कर सकते। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। सर RTT अब स्क्रीन बिल्कुल शॉर्ट है यार, अब वो उनको मैं क्या रोकूं, मैं क्या करूं, आप मुझे बताएं, छोड़े उनको। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी, बाकी सवाल एंड पे। पैडागोजी एंड एंड्रोगोजी, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप इनको पढ़ेंगे, आप इनको यूज़ करेंगे आगे कहीं जाके, ठीक है। स्कूल कम्युनिटी में एंड्रागोजी अडल्ट हम पढ़ेंगे, बाकी हर जगह आप पैडागोजी पढ़ रहे हैं। पैडागोजी कहते हैं छोटे बच्चों को पढ़ाने को, टीचिंग ऑफ यंग चिल्ड्रन इज़ कॉल्ड पैडागोजी, ठीक है, अपने से कम उम्र बच्चों को पढ़ाना। अब जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये एंड्रागोजी है, ठीक है, टीचिंग अडल्ट, मेथड ऑफ टीचिंग फॉर अडल्ट्स, ठीक है, अडल्ट्स को पढ़ाने का जो मेथड है, ठीक है, ये क्या कहलाता है? एंड्रागोजी कहलाता है। अच्छा, इसमें हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं पैडागोजी में, एंड्रागोजी में अडल्ट्स को पढ़ाते हैं। ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है। इसमें पैडागोजी में टीचर जो है ना वो सोल डिस्पेंसर ऑफ इंफॉर्मेशन, टीचर के पास ही ज़्यादा नॉलेज होता है छोटे बच्चों के लिए। और एंड्रागोजी में जो है वो लर्नर के पास नॉलेज, ये ज़्यादातर अडल्ट्स जो है वो किसी चीज़ को उसकी जैसे टीचर ट्रेनिंग होती है, एंड्रागोजी है, तो उसमें लर्नर के पास भी नॉलेज होता है। इसमें लर्नर टीचर पर डिपेंडेंट होता है, अडल्ट्स लर्नर पर टीचर पर डिपेंडेंट नहीं होता। बस इतना ही आप याद रख लें, दो स्टेप्स, पहली दो लाइनें आप याद रख लें तो ये एनफ है, इससे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे है साइबर गोजी। साइबर गोजी, सर आई आस्क सेवरल टाइम आर प्लीज़ डिफ़ाइन दी, कौन सी तीन सर डिफ़ाइन करें? सेवरल टाइम आपने कब किया सवाल? जो आ रहे हैं देख रहे हैं, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। सर आई आस्क सेवरल टाइम प्लीज़ डिफ़ाइन 3 P's, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। प्रिपरेशन में तैयारी है, प्रैक्टिस में बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाना है, प्रोडक्शन में बच्चों की आउटकम्स देखना कितना उन्होंने अचीव कर लिया। साइबर गोजी कहते हैं वो टीचिंग जो कंप्यूटर या ICT इंटरनेट की बेस से, इस इंटरनेट की मदद से हो, वो क्या कहलाती है? साइबर गोजी कहलाती है। पीरागोजी, जब बच्चे एक दूसरे से, अब देखें ना अडल्ट से हम एक दूसरे से पढ़ रहे हैं, ये एंड्रागोजी है। बड़ा बंदा छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है, पैडागोजी है। छोटे बच्चे एक दूसरे से पढ़ रहे हैं, ये पीरागोजी है। पीरा, PRRA, ठीक है, इसको पीरागोजी कहते हैं। सेम एज के जो बच्चे हैं, सर स्टूडेंट को तो हमने नहीं सर बताने होते हैं ना ऑब्जेक्टिव, कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्यों पढ़ने जा रहे हैं, ये बताने हैं आपने, क्यों नहीं बताने होते हैं सर ऑब्जेक्टिव हमने, ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं सर? पेपर में टाइम स्पेसिफिक आएगा, टाइम आपने खुद लिखना है, अगर स्पेसिफिक नहीं भी आता तो आपने बताना है वहाँ पे। कौन से नंबर पे असेसमेंट सेंड करनी है, ये ग्रुप में आप देख लें कौन से पे करनी है, मैसेज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला सही समझ आ जाएगी, हमने बताया हुआ था। सर हम इस तरह लिख सकते हैं कि जैसे टीचर विल एक्सप्लेन द टॉपिक देन स्टूडेंट अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक, आप लिख सकते हैं। अच्छा, आगे देखें क्लासमेट पैडागोजी, क्लासमेट पढ़ाते हैं तो वो पीरागोजी कहलाती है, ठीक हो गया जी। ये होपफुली यानी पैडागोजी बड़ा बंदा छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है, एंड्रागोजी अडल्ट्स ही पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़ों को पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चे एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, पीरागोजी है। साइबरगोजी, कंप्यूटर की मदद से कोई टीचिंग लर्निंग हो रही है, साइबरगोजी है। उसके बाद है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहते हैं जब एक टीचर अपनी टीचिंग को सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ लेता है, नाउन से अननाउन की तरफ लेके जाता है, ताकि बच्चे ईजीली उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकें, इसको कहते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। टीचर अपनी टीचिंग को एग्जाम्पल से आसान चीज़ें पहले बता के, सिंपल चीज़ें पहले बता के जब वो पढ़ाता है तो इसको कहते हैं मैक्सिम्स। मैक्सिम कहते हैं किसी चीज़ को बढ़ाना। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या कहते हैं? टीचिंग के रिजल्ट्स को बेहतर करना, बढ़ाना, ये मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है, ठीक है ना जी। अच्छा, टेस्ट मैं बता दूंगा, ग्रुप में मैं बता दूंगा, होमवर्क मैं बता दूंगा, परेशान ना हो सर, परेशान ना हो, मैं बता दूंगा दोबारा ग्रुप में, ठीक है।
अच्छा, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। सर आप थोड़ा सा एडवांस क्यों चल रहे हैं? अल्लाह के बंदे थोड़ा सा वेट करें। अब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस पर आप रहेंगे ना, फिर आप कहते हैं मैं आपके सवाल एड्रेस नहीं करता। ये जो सवाल पूछ रहे हैं सर माइक्रो टीचिंग वाला, थोड़ा सा आप गुजारा किया करें। अब हम इस स्लाइड पे, आप अगली पे पहुँचे हुए हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप पूछ लीजिएगा जो आपके माइंड में है। अब पहले हम लेसन प्लान की डेफिनेशन पे थे, आप उसके टाइम का सवाल आपने पूछना शुरू कर दिया। इस तरह ना करें, जो जिस वक्त स्लाइड की बारी आप पूछें। ब्लेंडेड लर्निंग की हम बात करेंगे, मैक्सिम्स की बात कर रहे थे। तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग से मुराद क्या है? टीचिंग को फ्रूटफुल बनाना, टीचिंग को इफेक्टिव बनाना। ये एक तरह का इंडक्टिव मेथड होता है जिसमें पहले एग्जांपल दी जाती हैं, पहले सिंपल चीज़ें दी जाती हैं, फिर जनरल रूल और फिर ब्रॉडर वे में हम, यानी सादा लफ्ज़ों में चीज़ों को पहले बयान किया जाता है ताकि बच्चा इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ब्लेंडेड लर्निंग, अब ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है? ये आपने पढ़ा है, वर्चुअल जो हमने फ्लिप लर्निंग पढ़ी थी, सॉरी। तो ब्लेंडेड, उसमें मैंने बताया था ब्लेंडेड किसको कहते हैं? फिजिकल और ऑनलाइन दोनों टीचिंग जब एक साथ करते हैं। दिन को आप क्लास में पढ़ाते हैं, इवनिंग में आप उन्हीं बच्चों को ऑनलाइन जो है ना किसी एप्लीकेशन के थ्रू उन्हीं बच्चों को वो घर बैठ कर कोई टास्क होमवर्क असाइन करते हैं। ये ब्लेंडेड लर्निंग है। इंक्लूसिव लर्निंग, इंक्लूसिव लर्निंग किसको कहते हैं? इंक्लूसिव लर्निंग कहते हैं कि हमारे कहाँ ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं कि ना जिनको को मेडिकल प्रॉब्लम होती हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। हम ना उन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी बच्चे को थोड़ा सा विजन का प्रॉब्लम, थोड़ा सा साइट का प्रॉब्लम है, देखने का प्रॉब्लम है, सुनने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, माइनर डिसेबिलिटीज़ हैं, माइन्यूट सी, छोटी छोटी। वैसे तो जो मेजर हैं तो वो तो स्पेशल एजुकेशन में जाएंगे। तो वो बच्चे जिनको माइनर डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको जब हम नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल स्कूलों के अंदर पढ़ाते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एक ही टीचर एक ही क्लास में सारे बच्चों को पढ़ाएगा। इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव लर्निंग। ये टर्म आपने कई दफ़ा आगे पढ़नी और यूज़ करनी है। आगे जी, लर्निंग किसको कहते हैं? लर्निंग परमानेंट चेंज इन बिहेवियर को कहते हैं। टीचर की टीचिंग के बाद बच्चे के बिहेवियर के अंदर जो चेंज आता है, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग। इसमें हम बच्चे को नॉलेज स्किल्स जो टीचर ने सिखानी है, जब बच्चा, जैसे मैं टीच कर रहा हूँ ना इस वक्त, तो आप लोग नॉलेज स्किल्स वैल्यूज सीख रहे हैं मेरे से। जब आप सीख चुके होंगे आपकी लर्निंग होगी। मैं पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये टीचिंग है, आप सीख रहे हैं, ये आपकी लर्निंग हो रही है। चेंज इन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग। ये दो तरह की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में स्टूडेंट खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, पैसिव में टीचर पर डिपेंडेंट होता है। ये जस्ट लाइक जो आपने स्टूडेंट सेंटर्ड एंड टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस पढ़ी है ना, तो ये भी उसी तरह ही है। एक्टिव लर्निंग समझ लें स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होती है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, और पैसिव लर्निंग समझ लें टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। एक्टिव में स्टूडेंट इन्वॉल्व है, टीचर कम इन्वॉल्व होता है। पैसिव में टीचर इन्वॉल्व है, स्टूडेंट थोड़ा इन्वॉल्व होता है। ठीक हो गया। उसके बाद है जी लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल ना वार्क मॉडल ये इसको कहा जाता है। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सिर्फ मैं आपको क्विक रिव्यू दूंगा 2-4 मिनट के लिए इन टॉपिक्स के ऊपर, ताकि आपको सिर्फ पता हो माइंड में कि हम कहेंगे आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट, उसमें हम कहेंगे कि टीचर शुड यूज़ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल अकॉर्डिंग टू द टीचर शुड यूज डिफरेंट टीचिंग स्टाइल या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द लर्निंग स्टाइल। अब आप उस वक्त पूछेंगे सर लर्निंग स्टाइल क्या होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे इनको पहले पढ़ रहे हैं। वार्क मॉडल है, वी विजुअल, ए ऑडिटरी, आर रीडिंग राइटिंग एंड के काइनेस्थेटिक। ये 4 हमारे बेसिक लर्निंग स्टाइल होते हैं, 4 बेसिक लर्निंग स्टाइल हैं। इनको वार्क मॉडल कहा जाता है। आप वार्क मॉडल भी पेपर में कई जगह यूज़ करेंगे टर्म आगे जाके, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट के चैप्टर में, क्लासरूम मैनेजमेंट के चैप्टर में, तो इसलिए मैं आपको अभी से एडवांस में पढ़ा रहा हूँ। न्यूजीलैंड के नील डी फ्लेमिंग ने ये मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इसको स्लाइड को अगर आप देखें ना, तो आपको ये ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ये हम छोटे बच्चों को ये चीज़ें अल्फ़ाबेट्स के साथ क्यों दिखाते हैं? बच्चे को ए याद नहीं होता, एप्पल का पता नाम याद हो जाता है, क्यों? देख के। ये वो बच्चे होते हैं जो चीज़ों को देख के बेहतर सीखते हैं। वो बच्चे जो चीज़ों को देख के सीखते हैं उनको विजुअल लर्नर्स कहा जाता है। वो बच्चे जो चीज़ें सुन के बेहतर सीखते हैं, जैसे जो है वो क्या नाम है उसका, कुछ बच्चे स्टोरीज़ बेहतर तरीके से सुनते हैं और बड़े इंटरेस्ट लेते हैं, ऑरल लर्नर्स इनको कहा जाता है। एक होता है ऑरल, ORAL, उसका मतलब होता है बोलना, आरएल का मतलब होता है सुनना, AURL, तो इनको ऑडिटरी या ऑरल लर्नर कहा जाता है। ये वो बच्चे होते हैं जो सुन के ज़्यादा, अब अभी भी बहुत सारे लोग अभी फीमेल किचन में काम कर रहे होंगी, स्लाइड नहीं देख रही हैं लेकिन आवाज़ सुन रही होंगी। अगर कोई ऐसा सीन है तो वो बता दे ग्रुप में,
ठीक है, अब ये हमारे इस वक्त ऑडिटरी लर्नर्स हैं, ठीक है, कोई स्टोरी सुनाना इस तरह से। अच्छा, थर्ड नंबर पे रीडिंग एंड राइटिंग, ये वो बच्चे हमारे होते हैं जो ज़्यादा इनको चीज़ें याद होती हैं लिख के और फिर याद करके। रीडिंग एंड राइटिंग यानी याद करना और फिर लिखना, याद करना और फिर लिखना, ठीक है। रीडिंग एंड राइटिंग से ये बेहतर सीखते हैं। एंड लास्ट है कैनेस्थेटिक लर्नर्स। कैनेस्थेटिक लर्नर्स वो लर्नर्स होते हैं जो एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं, हैंड्स ऑन जॉब से, लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं। ये कैनेस्थेटिक लर्नर्स हमारे होते हैं। तो ये 4 लर्निंग, विजुअल देख के, ऑडिटरी सुन के, रीडिंग राइटिंग याद करके, लिख के, पढ़ के, लिख के, और कैनेस्थेटिक एक्टिविटीज़ से सीखते हैं। कैनेस्थेटिक एक्टिविटी को कहते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद है एडवांस ऑर्गेनाइज़र। एडवांस ऑर्गेनाइज़र एक टर्म आप यूज़ करते हैं। एडवांस ऑर्गेनाइज़र किसको कहते हैं? बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ लिंक करना एडवांस ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ये बच्चे का जो है ना वो प्रीवियस नॉलेज है, ये बच्चे ने न्यू नॉलेज सीखना है। तो टीचर मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के थ्रू, मुख्तलिफ क्वेश्चंस के थ्रू, मुख्तलिफ छोटे छोटे टास्क के थ्रू ये क्या करता है, बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ लिंक कर देता है। ये लिंकिंग डेविड हाउसबेल ने इसको कहा टीचर एडवांस ऑर्गेनाइज़र है। ठीक है, टीचर क्या कर रहा है, एक एडवांस ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। तो इसको जब टीचर बोर्ड के ऊपर लिखेगा, ये आप जानते हैं, ये हमने पढ़ना है और ये इस तरीके से पढ़ना है, ये एडवांस ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा बोर्ड के ऊपर। ठीक हो गया जी। सर गार्डनर ने 9 लर्निंग वे बताए थे, उनको छोड़ें, अभी वो हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। नहीं, गार्डनर के लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है, यहाँ पे हम सिर्फ 4 लर्निंग स्टाइल देखेंगे, सिर्फ 4। ठीक है, ऑडिटरी में लिसनिंग एंड लर्निंग थ्रू लिसनिंग है, यस। अच्छा, उसके बाद है ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र। ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र से क्या मुराद है, जब एक बच्चा ना कोई चीज़ याद करके ना उसको चार्ट के ऊपर, पेज के ऊपर किसी स्ट्रक्चर वे में लिखे। ठीक है, जैसे हम कंपैरिजन बनाते हैं, ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है। ठीक हो गया। हम ये जो है ना वो इसके लेक्चर मेथड के फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, ये एक्टिविटी मेथड के फ़ायदे हैं, ये नुकसान है। तो हम इस तरह एक चार्ट की मदद से, इस तरह जब किसी इन्फॉर्मेशन को किसी विजुअल टूल की मदद से हम लिखते हैं, इसको ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र कहते हैं। ग्राफिक चार्ट, मैप को, कार्ड को कहते हैं, पेज को कहते हैं, और ऑर्गेनाइज़र उसको तरतीब के साथ किसी चीज़ को लिख देना। अब जैसे KWL चार्ट आप लोगों ने ट्रेनिंग में सीखा होगा कि इसमें यह है कि बच्चे का K स्टैंड्स फॉर व्हाट आई नो, बच्चा कितना जानता है। व्हाट आई वांट टू नो, ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या उसने जानना है, क्या वो सीखने जा रहा है। व्हाट आई लर्न, जब वो सीख लेगा लेक्चर के बाद तो वो यहाँ लिखेगा कि उसने आज क्या सीखा है। तो ये KWL चार्ट है। इसको ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र क्यों कहेंगे, ये पहले उसने लिखा, ये टीचर ने उसको लिखवा दिया, ये फिर उसने लिखा कि आज मैंने ये सीखा है। तो इस तरह से वो ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। तो ये जो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथडोलॉजीज़ है ना, उसमें ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइज़ करता है इस तरह से ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र। इस तरह टी चार्ट है जिसमें 2 चीज़ों का कंपैरिजन हम लिखते हैं। उसके बाद है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है, ये भी यूज़ होती है, ये भी जनरल नॉलेज के लिए है, आपके लिए। एडवांस ऑर्गेनाइज़र कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, जी बिल्कुल है, इसमें फ़र्क कोई नहीं है। एडवांस ऑर्गेनाइज़र कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, बच्चा खुद से कोई चीज़। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, इसमें अगर क्रिटिकली अगर आप देखें फ़र्क, तो कंस्ट्रक्टिव में बच्चा नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है, टीचर नहीं बताता। इसमें जो नॉलेज उसने टीचर से सीखा, अपने आप से सीखा, एंड पे जाके उसको समराइज़ कर लेता है, ये डिफरेंस है। अच्छा, कोई एयरबड्स वाला भी है भाई, अच्छी बात है जी। तो सर एयरबड्स का फ़ायदा, लेसन किचन में चल रहा है, सालन भी जल रहा है। अच्छा चलें जी। अच्छा जी, माइक्रो टीचिंग। ड्वाइट डब्ल्यू एलन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीचर थे, प्रोफेसर थे। इसने ना अमेरिका के अंदर एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया। इसने कहा कि क्लास टाइम को 50 मिनट से कम करके 5 से 10 मिनट पे ले आओ। 50 स्टूडेंट के बजाय 4 से 5 स्टूडेंट रख दो, सॉरी 5 से 10 स्टूडेंट, 5 से 10 स्टूडेंट, 5 से 10 मिनट एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा सिर्फ। ये माइक्रो टीचिंग है। ये वैसे स्टूडेंट के लिए फिजिबल नहीं है, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए यूज़ की जाती है ये। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में माइक्रो टीचिंग इंट्रोड्यूस करवाई गई कि 5 से 10 बच्चों को 5 से 10 मिनट में एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ये माइक्रो टीचिंग है। ठीक है, टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए एक स्किल सिखाई जाती है। लास्ट स्लाइड है ये टीम टीचिंग एंड मल्टीग्रेड टीचिंग। टीम टीचिंग सर कहते हैं जब 2 टीचर मिलके, ये 1 ये 2, 1 2, 2 टीचर मिलके एक ही क्लास को पढ़ाते हैं ना, ये टीम टीचिंग है। ठीक है, मल्टीग्रेड टीचिंग क्या होती है, हमारे प्राइमरी स्कूलों में जैसे होता है
पहली दूसरी तीसरी चौथी एक ही टीचर के पास, एक से ज़्यादा क्लासेस एक टीचर के पास हैं, वो MGT है, मल्टी ग्रेड टीचिंग होगी। वो क्या होगी? MGT, मल्टी ग्रेड टीचिंग। और टीम टीचिंग क्या होगी कि जब 2 से ज़्यादा टीचर एक ही क्लास में होते हैं। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। इसको आपने रट्टा नहीं लगाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 9-10 स्लाइड्स को आपने जस्ट पढ़ना है, एक दफ़ा गो थ्रू कर लें कि इसमें है क्या। ये जस्ट फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन है। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि अपना टाइम और आपका टाइम वेस्ट करूं, सिर्फ इसलिए कि ये टर्म्स आगे कई जगह यूज़ होंगी, तो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन इन टर्म्स को यूज़ किया जाना है, हमने करना है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप लोगों के कोई क्वेश्चन